हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और आज हम अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सूट ऑफ सिविल नेचर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 9 है सीपीसी का, वो बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स की। किसकी बात करता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स की। ये कहता है कि जो हमारे कोड्स होते हैं, जो हमारे सिविल कोड्स होते हैं, उनके पास जुरिस्डिक्शन होता है उन सारे सूट्स को ट्राई करने का जो कि होते हैं ऑफ सिविल नेचर। द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड। केवल उन सूट्स को छोड़ के जिनका कॉग्निजेंस या तो एक्सप्रेसली बार्ड हो या फिर इम्प्लाइडली बार्ड हो। तो जो हमारे सिविल कोड्स हैं वो सारे सूट्स को ट्राई कर सकते हैं, उन सारे सूट्स को जो कि सिविल नेचर के हैं, उन सूट्स को छोड़ के जिनका कॉग्निजेंस या तो एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है। दैट मीन्स दैट एवरी कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट्स कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो किसी भी कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए दो कंडीशंस मेट होनी चाहिए। सबसे पहली दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली कि सूट जो है वो सिविल नेचर का होना चाहिए, और दूसरा उसकी कॉग्निजेंस जो है वो बार्ड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। अब एक केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मंजेती राव। यहां पे कोर्ट ने बोला कि द जनरल लॉ इज दैट द सिविल कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट दोज हुज कॉग्निजेंस बाय देम इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। लेकिन ये जो एक्सक्लूजन है ये रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, और प्रिजम्पशन कोर्ट का स्टार्टिंग में यही होगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है। Okay, the presumption to be drawn must be in the favor of inclusion of the jurisdiction rather than exclusion. कोई भी केस अगर सिविल कोर्ट के सामने आया तो पहला प्रिजम्पशन यही होगा कि वो कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने का, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस प्रिजम्पशन को डिस्प्लेस कर सके। It must be noted that the civil court not only has the inherent power to do substantial justice, but also has a duty to decide the question of its own jurisdiction before entertaining an objection, when an objection in that respect is raised. और decide कौन करेगा कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है उस सूट को डिसाइड करने का? तो वही कोर्ट डिसाइड करेगी जिस कोर्ट के पास ये सूट गया होगा। ठीक है, तो उसके इनहेरेंट पावर में ये इंक्लूडेड रहता है कि अपने जो जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है वो वही कोर्ट खुद डिसाइड करती है। अब सेक्शन 9 है, ये साफ साफ कह देता है हमारा कि कोर्ट जो है वो सिविल नेचर के सूट को देखेंगी। लेकिन ये सिविल नेचर होता क्या है? तो जो सूट ऑफ सिविल नेचर है, इस जो टर्म है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो टर्म है सिविल नेचर, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, इसने जीवन कृष्णन वर्सेस एसटी अथॉरिटी का एक केस था, उसमें बोला था कि सिविल नेचर का मतलब होता है पर्टेनिंग टू प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ अ सिटीजन। अगर कोई भी केस सिटीजन्स के प्राइवेट राइट्स और रेमेडीज से डील करता है तो वो सूट हो जाएगा ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, Hence, when in a suit, principal question relates to purely civil matter. किसी भी सूट में जहां पे प्रिंसिपल क्वेश्चन उस सूट का एक प्योरली सिविल मैटर से डील करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सूट है वो एक सिविल नेचर का है। डिसाइड कैसे किया जाएगा, किस बिना पे किया जाएगा? तो स्टेटस ऑफ द पार्टीज नहीं डिसाइड करेंगे कि सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है, बल्कि उस सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उससे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर दैट सूट इज ऑफ सिविल नेचर और नॉट। The expression civil nature will cover the private rights and obligations of the citizens. जो civil nature है उसके अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी? प्राइवेट राइट्स आएंगे एंड ऑब्लिगेशंस आएंगे सिटीजन्स के। कौन सी चीजें नहीं आएंगी? तो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस क्वेश्चन जो है वो इसके अंडर कवर नहीं किए जाएंगे। प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर आ रहे हैं तो वो जो सिविल नेचर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है प्योरली पॉलिटिकल मैटर से या प्योरली सोशल मैटर से या प्योरली रिलीजियस मैटर से, तो वो सारी चीजें जो हैं वो सिविल नेचर के एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आएंगी। अ सूट इन विच अ प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। कोई भी सूट जहां पे प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो कास्ट या रिलीजन से अगर रिलेट करता है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर किसी सूट में प्रिंसिपल क्वेश्चन भले ही जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो सिविल नेचर का है,
और उसको डील करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए अगर इंसिडेंटली हमें किसी क्वेश्चन ऑफ कास्ट या रिलीजियस राइट्स को डिसाइड करना पड़ता है तो केवल इसी वजह से वो सूट ऑफ सिविल नेचर होना सीज नहीं हो जाता है। ओके, मतलब अगर किसी सूट में कोई जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो तो ऑफ सिविल नेचर का है, लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए कोई रिलीजियस क्वेश्चन या कोई कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर डिसाइड करना पड़ रहा है तो केवल इसी वजह से वो इट डज नॉट सीज टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर हम पुराने जजमेंट्स को देखेंगे तो पुराने जजमेंट्स में फॉलोइंग थिंग्स को जो है सूट ऑफ सिविल नेचर के एम्बिट में लाया गया है, जैसे कि अगर सिविल लॉन्ग के लिए आपने डैमेजेस के लिए सूट किया है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, स्पेसिफिक रिलीफ, राइट टू वर्शिप, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, सूट फॉर रेंट, तो ये सारे जो सूट्स हैं ये आपके सिविल नेचर के सूट्स बोले गए हैं, माने गए हैं। और दूसरी तरफ कौन से चीजों को जो है सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना गया है, तो वो हैं सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, या जिसमें प्योरली रिलीजियस राइट्स की बात आती है, या केवल डिग्निटी और ऑनर की बात आती है, या कि एक्सपल्शन ऑफ कास्ट की बात अगर आती है, वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स की बात आती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माने गए हैं। ओके, तो अगर हम कम शब्दों में पूरा सार निकालना चाहे इस बात का, तो अगर किसी केस में जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो डील करता है प्योरली सिविल राइट से अगर वो डील करता है तो कहा जाएगा कि वो एक सूट ऑफ सिविल नेचर है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है? सूट ऑफ सिविल नेचर है, और इसको डील करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 9 जो है हमारे सिविल कोड्स को देता है। अब इस सेक्शन 9 दो बातें और कहता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर को डील तो कर सकता है हमारा सिविल कोड, लेकिन वो जो सूट्स हैं वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड नहीं होने चाहिए। तो इन दो शब्दों का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेसली बार्ड और इंप्लाइडली बार्ड? तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्रेसली बार्ड का क्या मतलब है। तो देखिए, A suit is said to be expressly barred when it is prohibited by the statute. स्टैट्यूट खुद उसे प्रोहिबिट कर दे, साफ साफ लिखा हो स्टैट्यूट में कि ये सूट जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो उसको हम मानेंगे कि ये क्या है, सूट एक्सप्रेसली बार्ड। It is subject to the competent legislature to bar the jurisdiction of civil courts with regard to specific class of suits of civil nature, provided that in doing so it retains itself within the scope of legislation given to it and does not contradict any terms of the Constitution. कहने का ये मतलब है कि competent legislature है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक सिविल कोर्ट से ले सकता है, और वो जुरिस्डिक्शन के लिए वो अलग से कोई एक कोर्ट बना सकता है, और उसके लिए जो है अब सिविल कोर्ट उस सब्जेक्ट मैटर के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के रेस्पेक्ट में अब सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगेन वही बात जो हमने पहली बात बोली गई थी कि प्रिजम्पशन जो है, जो स्टार्टिंग प्रिजम्पशन है, जो इनिशियल प्रिजम्पशन है, वो होगा इन द फेवर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट ही। पहले हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। हाँ, दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि उस प्रिजम्पशन को वो वैलिड एविडेंस के साथ डिस्प्लेस कर सके। ओके, if there is any doubt about ousting of jurisdiction of the civil court, the court will lean to an interpretation which would maintain the jurisdiction. जहां पर भी डाउट आ रहा है कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो वहां पे कोर्ट ये मान के चलेगी कि यहां जुरिस्डिक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड की। तो वो जो सूट्स होते हैं, a suit is to be said to be impliedly barred when it is barred by general principles of law. For example, when an act creates an obligation and it is in it and enforces its performance in a specified manner, the performance in any other manner can be said to be impliedly barred. कि अगर कहा गया है कि इसको इस पर्टिकुलर जो आपका रेमेडी है वो इसी तरीके से सीख की जाएगी, तो आप दूसरी तरीके से उस रेमेडी को सीख नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आज हमने सूट ऑफ सिविल नेचर को समझा, सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड को समझा, इम्प्लाइडली बार्ड को समझा। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम सीपीसी के कवर करते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर सब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।